हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग जो सेशन है मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें अनसीन पैसेज और पोइट्री पैसेज पूछे जाते हैं उस क्लास को करवा दीजिएगा। तो आज आप लोगों की खास डिमांड पर मैं अनसीन पैसेज वाला जो सेशन है वो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों के एग्जामिनेशन में जिस तरीके के अनसीन प्रोज और पोइट्री के जो पैसेज हैं वो पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं जिससे कि आपके जो नंबर है वो अच्छे आ जाएं, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, चलिए यदुनाथ गुड आफ्टरनून और चित्रा गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। देखिए वैसे तो ये क्लास आपकी टारगेटेड है यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश 2025 के लिए, बट यू नो वेरी वेल कि अनसीन पैसेज जो हैं वो आपके मोस्टली हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपकी हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें अनसीन प्रोज पैसेज, अनसीन पोइट्री पैसेज, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला जो सेक्शन है अगर आपके एग्जामिनेशन में है तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट कर लेते हैं। और बिल्कुल सेम जैसे पैसेज मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है ना, 3 टाइप के पैसेज कराऊंगा, सॉरी 4 टाइप के पैसेज कराऊंगा, फैक्चुअल, नरेटिव, आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव। चारों तरीके के पैसेज किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और इनके क्वेश्चंस के आंसर देने की टेक्निक क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज भी कराने वाला हूं जिस तरीके के पैसेज आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पेड क्लास के रिगार्डिंग। अभी कूपन कोड चल रहा है, सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वे एक बार कूपन कोड को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, फेस्टिव कंटिन्यूसली लिखना है 2025, फेस्टिव 2025 यानी फेस्टिव 2025 कंटिन्यूस लिखना है, स्पेस नहीं देना है, कैपिटल लेटर्स पे लिखना है। ठीक है, आरआर अकेडमी, आरआर अकेडमी एफजेडी पर, आरआर अकेडमी एफजेडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अब जितने कोर्स हैं, ऑल कोर्सेज, ठीक है ना, जितने कोर्स हैं सभी कोर्सेज पर ये कूपन कोड अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 9 अगस्त तक है। 9 अगस्त तक आप इस कूपन कोड को किसी भी कोर्स में पेमेंट करने से पहले फिल कर दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। इंस्टेंटली आपके 499 यानी कि 499 रुपीज का आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आपका यूपी का कोर्स हो, चाहे वेस्ट बंगाल का कोर्स हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, किसी भी स्टेट का कोई सा कोर्स हो, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फेस्टिव 2025 को अप्लाई करिएगा, 499 का आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। वैलिडिटी वही रहेगी जो सेम है, बस प्राइस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है कि ऐसे कैंडिडेट जो डिटेल क्लासेस, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, वॉकेब, एमसीक्यू सेशन, प्री प्लस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2 इयर्स का वैलिडिटी मिल रहा है हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी एफजेडी ऑफिशियल पर, जिसमें आप फेस्टिव 2025 को अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो फीस है केवल 1499 रह जाएगी, यानी कि 1500 रुपये रह जाएगी। ठीक है, तो जल्दी करिएगा जिससे कि ये ऑफर आपका छूट ना जाए। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, डिले नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैंने आपको पेड क्लासेस में भी बताया था कि जो पैसेज हैं किस तरीके के आते हैं। जनरली एक तरीके का पैसेज नहीं होता जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पैसेज की भी 4 कैटेगरी है, फैक्चुअल पैसेज, ठीक है, नरेटिव पैसेज, आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव पैसेज। अलग अलग पैसेज को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो अलग अलग है। आर्गुमेंटेटिव जो पैसेज है वो सबसे डिफिकल्ट पैसेज होता है और ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आर्गुमेंटेटिव पैसेज ही पूछे जाते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव पैसेज आ जाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाते हैं। बट आर्गुमेंटेटिव या क्रिटिकल पैसेज जब आ जाता है तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके गलत जाते हैं। तो चारों तरीके के पैसेज मैं आज की क्लास में कराने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अगली वीडियो के लिए। हमारे पास पैसेज 1 है जो कि नरेटिव पैसेज है और नरेटिव पैसेज जो होता है सबसे सिंपल पैसेज होता है। ठीक है ना, ये एक स्टोरी टाइप फैक्चुअल पैसेज के अंतर्गत ही आता है जिसमें हमें प्री फिक्स नॉलेज या प्री फिक्स इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है।
ऐसे पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा माइंड को डिवर्ट नहीं करना होता। इनके आंसर पैसेज में एज इट एज लिखे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में नहीं आना है। जो पैसेज में दिख रहा है बस वही आपका आंसर है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको कैटेगराइज कर दिया है कि ये हमारा नरेटिव पैसेज है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट इन द एग्जामिनेशन कि इसमें ये नरेटिव पैसेज है, फैक्चुअल है, आर्गुमेंटेटिव है, क्रिटिकल है, किस तरीके का पैसेज है। तो नरेटिव पैसेज में क्या होता है, नरेशन होती है। नरेशन का मतलब ये कि उसमें कुछ फैक्ट होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं सोसाइटी में, हिस्ट्री में, ठीक है ना, किसी भी तरीके की नॉलेज में। उन फैक्ट को एज इट एज हमें आंसर देना है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें। तो हमारे पास क्या है, नरेटिव पैसेज है। इसमें जैसी नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है वही आपका आंसर है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है नरेटिव पैसेज की। पैसेज दिया गया है आपके सामने, ठीक है ना, पहले पैसेज को पढ़ लीजिए। दिया है, इन द ईयर 1666 द ग्रेट फायर ऑफ लंदन engulfed the city in flame of 4 consecutive days. It began in a small bakery on Pudding Lane, quickly spread due to the wooden structure and narrow street. ऐसे जो नैरेटिव जो पैसेज होते हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि उसमें कोई टाइम दिया गया हो, ठीक है, उस टाइम को आप अंडरलाइन करिए। कोई डेट दी गई ही हो, ठीक है, उस डेट को आप अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज दिए गए हों, रिजल्ट दिया गया हो किसी चीज का, ठीक है, उस रिजल्ट को आप अंडरलाइन करिए। और किसी चीज का कोई कॉज दिया गया हो, ठीक है ना, उस कॉज को आप अंडरलाइन करिएगा। और यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल ओवरव्यू नहीं होता इन चीजों का, सिंपल सी फॉर्म होती है, डेस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव टोन रहती है। ऐसी चीजें जिसमें टाइम, डेट, रिजल्ट, कॉज दिया गया हो तो उस पैसेज की टोन हमेशा कैसी रहेगी, डेस्क्रिप्टिव रहेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, डेस्क्रिप्टिव टोन रहेगी हमेशा। डेस्क्रिप्टिव बोल दीजिए या फिर ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए। ऑब्जेक्टिव या डेस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जो फैक्ट पर आधारित है, वह यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस तरीके के पैसेज सॉल्व करने की, वो इतनी ही है। इन्हीं के बेस पर आप नरेटिव और फैक्चुअल पैसेज के आंसर दे देंगे, ठीक है ना, ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला दिया गया है, वेयर डिड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन बिगिन, यानी कि लंदन में जो ग्रेट फायर थी वो कहां पर स्टार्ट हुई थी। फटाफट से देखिए, टाइम, डेट, हाँ एक चीज और रहेगी, प्लेस, टाइम, डेट, प्लेस, ठीक है ना। तो फटाफट से इन चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर प्लेस की आवश्यकता पड़ रही है। तो इन द ईयर 1660 हमारा नेम हो गया ग्रेट फायर ऑफ लंदन। सिटी इन फ्लेम 4 ईयर कॉन्सिक्यूटिव टाइम हो गया। इट बिगेन इन स्मॉल बेकरी ऑन पटिंग, ये क्या हो गया, प्लेस हो गया, जगह हो गई। ड्यू टू द वुडन, ये क्या है, ये कॉज हो गया, वुडन स्ट्रक्चर्स एंड नैरो स्ट्रीट्स डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन इट वाज टर्निंग पॉइंट, ये क्या है, ये इसका इम्पैक्ट हो गया। इट प्रॉम्प्टेड टू रीडिजाइन, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इंटरेस्टिंग, द फायर आल्सो एंडेड द डेडली प्लेग बाई किलिंग, और ये भी इसका रिजल्ट है। तो अब हमें प्लेस को फाइंड आउट करना। प्लेस क्या है हमारा, प्लेस है पटिंग लेन। कहां पर ये स्टार्ट हुआ था, तो अ बेकरी ऑन पटिंग लेन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना इजी था, बहुत ज्यादा हमें टाइम नहीं लगा, हमने एक झटके में आंसर को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। चलिए इसको एक बार आंखों में भर लीजिए, ठीक है ना, दिल में बसा लीजिए इस पैसेज को। हम अगले क्वेश्चन के लिए जो स्लाइड है उसको टर्न कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पॉजिटिव आउटकम। पॉजिटिव आउटकम का मतलब मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट को हमें अंडरलाइन कर लेना है, जो रिजल्ट है उनको, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आउटकम, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट क्या था इस फायर का, इस आग के लगने से पॉजिटिव रिजल्ट क्या था। तो हमने रिजल्ट को भी अंडरलाइन किया था। रिजल्ट क्या था, इट वाज टर्निंग पॉइंट, इट प्रॉम्प्टेड द रीडिजाइन ऑफ लंदन वाइडर स्ट्रीट, यानी कि जो लंदन शहर था, उस लंदन शहर की जो गलियां थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रीडिजाइन करने के लिए इसने लोगों को मजबूर कर दिया। तो ये क्या था, ये एक पॉजिटिव इसका रिजल्ट था, ठीक है।
तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो भाई ये क्या है, ये रिजल्ट नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, ये क्या है, इसका बैड रिजल्ट, बैड आउटकम है। लॉस ऑफ लाइफ्स, तो ये भी क्या है, ये भी बैड है। रीडिजाइन ऑफ द सिटी, ये इसका पॉजिटिव आउटकम है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है ये। क्लियर, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकला इस फायर का, कि इस फायर के होने के बाद में शहर को दोबारा से संरचित करने के लिए, रीडिजाइन करने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सब कुछ जल के राख हो गया था। अब गलियों की संरचना अलग तरीके से बनी, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग वगैरह है दोबारा से नई क्रिएशन करी गई, तो और अच्छा हो गया। तो ये क्या था, इसका एक पॉजिटिव आउटकम हो गया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, द फायर हेल्प्ड एंड द प्लेग, इस आग की वजह से, इस आग ने प्लेग को खत्म करने में किस तरीके से मदद की। तो हमने और भी आउटकम को अंडरलाइन किया था, ठीक है ना। और कौन सा आउटकम है, यहाँ पर है, इंटरेस्टिंगली द फायर आल्सो एंडेड द डेडली प्लेग, किस तरीके से, बाई किलिंग द रेट्स एंड फ्लियाज दैट स्प्रेडेड, यानी कि इस आग की वजह से चूहे मर गए और जो वायरस था वो भी खत्म हो गया। तो बर्निंग ओल्ड हॉस्पिटल्स, किलिंग डिसीज स्प्रेडिंग रेट्स, क्या कर दिया इसने, जो चूहे थे वे सभी इस आग में जलकर मर गए और प्लेग इसने खत्म कर दिया। तो ये दो इसके पॉजिटिव आउटकम थे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, द वर्ड एंगल्फ्ड, एंगल्फ्ड ये एक वर्ड आया है यहाँ पर, द वर्ड एंगल्फ्ड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। अब आपको ऐसे जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो वोकेबुलरी है वो आपको पैसेज में से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसका आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो एंगल्फ्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रिवेंटेड रोकना, ठीक है ना, कंट्रोल रोकना, सराउंडेड कंप्लीटली चारों तरफ फैला होना, बर्नेड पार्शियली यानी कि आधा अधूरा जलना। तो पैसेज का लास्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, इन द ईयर 1660 द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड का मतलब फैल गई, द सिटी इन फ्लेम्स यानी कि पूरी सिटी में जो आग की लपटें थी वो चारों तरफ फैल गई। आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा सराउंडेड कंप्लीटली, चारों तरफ फैल जाना। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो ये तो रहा हमारा कौन सा वाला, सबसे इजी वाला जो पैसेज आता है एग्जामिनेशन में, वो जो बहुत कम आता है, बट क्योंकि हम स्टार्टिंग करेंगे तो शुरुआत से करेंगे, इजीएस्ट वे से करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे मॉडरेट, उसके बाद में एडवांस लेवल पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पैसेज भी मैंने छोटा दिया था, अब हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, अगला पैसेज इससे थोड़ा सा मॉडरेट होने वाला है, ठीक है। चलिए मंटू, ओके, कविता शर्मा गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, और शेयर करिएगा सभी जगह पर, जो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हैं सभी को क्लास शेयर जरूर करिएगा, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला एक क्वेश्चन और भी है अभी इसमें, द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो मैंने पैसेज को स्टार्ट किया था उससे पहले ही बता दिया था कि जो फैक्चुअल और नरेटिव पैसेज होते हैं, फैक्चुअल और नरेटिव पैसेज का मतलब है स्टोरी टाइप, जिनके फैक्ट पूर्व निर्धारित होते हैं, जिनमें कुछ भी बना बनाया अपने हिसाब से बना हुआ नहीं होता है, पहले से ही सब कुछ क्रिएट हो रखा होता है, एक तरीके से हिस्टोरिकल टाइप होते हैं, ठीक है। उनकी सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही गैदरिंग होती है, तो उनकी जो टोन होती है मैं आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है ना, कैसी होती है टोन इनकी, या तो डेस्क्रिप्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव होती है या डिस्क्रिप्टिव होती है। तो इसकी टोन कैसी रहेगी, यहाँ पर है सार्कास्टिक वे में, तो सार्कास्टिक वे में क्या है भैया, जानकारी दे रहा है, पहले से कोई फिल्म चल गई है उसकी कहानी सुना रहा है कोई, तो सार्कास्टिक का कोई मतलब ही नहीं है। ह्यूमरस, यहाँ पर हंसी मजाक की कोई बात नहीं हो रही है। इमोशनल भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक महज हिस्टोरिकल फैक्ट है। सार्कास्टिक भी नहीं है, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए, डेस्क्रिप्टिव बोल दीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारे पास अगला डेस्क्रिप्टिव साइंटिफिक स्टाइल में एक पैसेज है, ठीक है ना। पिछला पैसेज भी हमारा डेस्क्रिप्टिव टाइप का था, बट वो नैरेटिव टाइप का था, स्टोरी टाइप का था। ये भी नैरेटिव ही है, इसका डेस्क्रिप्टिव टाइप का ये पैसेज है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, इसको पढ़िएगा, इसमें भी सारे जो फैक्ट हैं, ठीक है ना, इसमें भी जो सारे फैक्ट हैं वही फैक्ट आपके आंसर हैं, कुछ भी इसमें एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है ना, इसमें भी आपको कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी है, जो फैक्ट है वही आंसर है, जो कॉज है वही आंसर है, जो रिजल्ट है वही आंसर है, ठीक है ना।
सब कुछ वही है जो इसमें दिया गया, कुछ भी अलग से आपको ढूंढना नहीं है। चलिए पढ़ लीजिए इसको पहले एक बार। फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर्स फूड। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, फूड प्रोड्यूस किया जाता है। अब फूड प्रोड्यूस करने में क्या है, सनलाइट, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं ये। इट टेक प्लेस इन द लीव्स, और ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है ना। वेयर क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल जो होती है एब्जॉर्ब करती है लाइट एनर्जी को, ठीक है ना, लाइट एनर्जी को, यानी कि प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एयर से आती है। वाटर कहाँ से आता है, सोइल से आता है, मिट्टी से आता है, ठीक है ना। और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि कंबाइनिंग विद सनलाइट प्रोड्यूस करते हैं किसको, ग्लूकोज को। इसको प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को। मेरी बात को ध्यान से समझना, इस पैसेज में एक क्वेश्चन डेफिनेटली सबका गलत जाएगा, मुझे पता है, ठीक है ना। सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज और ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ये प्रोसेस जो है वो लाइफ के लिए एसेंशियल होती है। एज इट नॉट ओनली प्रोवाइड फूड, क्योंकि ये सिर्फ फूड ही प्रोवाइड नहीं करती, बट आल्सो रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है जो कि हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। साइंटिफिक डेस्क्रिप्टिव आपका पैसेज है, कोई भी जानकारी बाहर से नहीं लेनी है, कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है, विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपके सामने सारे रखे गए हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बहुत सोच विचार कर आंसर करिएगा, ठीक है ना, भले ही आंसर आपके सामने दिया गया है। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्लूकोज और कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, मैं चेक करूंगा कितने कैंडिडेट का ये आंसर सही आएगा, जबकि आंसर आप लोगों की आंखों के सामने ही रखा हुआ है, ठीक है। चलिए 1, 2 का आंसर आ गया है ऑप्शन ए। सभी कैंडिडेट कोशिश करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्शन क्या होता है बताइएगा। नो आंसर, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई, आंसर आपके सामने है तो है, बताइएगा, कोशिश करिए। चलिए समझिए, तो जो मेन प्रोडक्शन है, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मान लीजिए कि हम ग्लास बनाते हैं, ग्लास, ठीक है ना। चलिए हम फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाते हैं। अब चूड़ियाँ बनाते समय हमारा जो मेन प्रोडक्शन है वो क्या है, चूड़ियाँ हैं, हम चूड़ियाँ बनाते हैं। चूड़ियों के साथ साथ कुछ भंगार भी बनती है जो अननेसेसरी होती है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हमारे अकॉर्डिंग चूड़ियों की जो बाकी का जो वेस्टेज है, भंगार बोला जाता है, वो अननेसेसरी है। जो हमारे लिए अननेसेसरी है, जो बना रहा है उसके लिए अननेसेसरी है, लेकिन उसको भी कलेक्ट करने वाले जो भंगार बीनने वाले आते हैं, कबाड़े वाले आते हैं, उनके लिए वो उपयोगी है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ वो समझिए। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, किस किस की मदद से करते हैं, वाटर और सूरज की रोशनी, ठीक है ना, और क्या होता है, क्लोरोफिल। इन तीनों चीजों के सम्मिश्रण से फोटोसिंथेसिस होता है। इसका जो प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू ट्रीज क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्योंकि वो ग्लूकोज के निर्माण के लिए इस क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बाकी की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब की नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उनके लिए भंगार है, किनके लिए, पेड़ पौधों के लिए, उन्हें इस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बट क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है ना, इनके प्रीसेंस में ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन साथ में बन रही है। तो भाई ऑक्सीजन जो टिक कर रहे हैं बिल्कुल गलत टिक कर रहे हैं। केवल जो मेन प्रोडक्शन है पौधों का वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज। क्योंकि पौधे खाना बना रहे हैं अपना, क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं अपने लिए, खाना, कोई भंगार या वेस्टेज का क्रिएशन नहीं कर रहे, खाना बना रहे हैं। खाना उनका क्या होता है, ग्लूकोज, जो उन्हें एनर्जी देता है ग्रोथ करने में, बढ़ने में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच एलिमेंट इन लीव्स कैप्चर सनलाइट।
यानी इस पैसेज में जो बताया गया है कौन सा एलिमेंट है, पत्तियों में कौन सा एलिमेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है ना, जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोफिल, ठीक है ना, और मिटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सा है? पैसेज को देखिएगा उसके बाद बताइएगा। फटाफट देखिए, पत्तियों में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सूरज की रोशनी को, लाइट को ऑब्जर्व करता है? क्या है वो? क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्या है वो? क्लोरोफिल। आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स द एनवायरमेंट बाय। फोटोसिंथेसिस जो है वो पर्यावरण को कैसे हेल्प करता है? बताइएगा। फोटोसिंथेसिस जो है पर्यावरण को कैसे हेल्प करता है? एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना, रिलीजिंग नाइट्रोजन, रिलीजिंग ऑक्सीजन, एब्जॉर्बिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइएगा, फोटोसिंथेसिस से पर्यावरण को क्या फायदा होता है? चलिए, फोटोसिंथेसिस से पर्यावरण को क्या फायदा होता है? उषा कुमारी का ऑप्शन बी। मंटू क्वेश्चन नंबर 3 का सी आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस से एनवायरमेंटल की जो चीज है फायदे की, वो क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना, क्या है? ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिलीजिंग ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज की टोन क्या है? क्योंकि पैसेज हमारा डिस्क्रिप्टिव है, साइंटिफिक है, तो टोन कैसी होगी बताइएगा मुझे। परसुएसिव, टेक्निकल, नॉस्टैल्जिक, आर्गुमेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये पैसेज है इसकी टोन किस तरीके की, राइटर ने ये पैसेज किस तरीके की टोन में लिखा है, उसका किस तरीके का एटीट्यूड है इसे लिखने का, ठीक है। आंसर आपके सामने है, परसुएसिव, टेक्निकल, नॉस्टैल्जिक, आर्गुमेंटेटिव। परसुएसिव का मतलब है वो रीडर को क्या करना चाहता है, रीडर को समझाना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, ठीक है। टेक्निकल का मतलब है तकनीकी, जो किसी चीज पर आधारित होती है। नॉस्टैल्जिक जिसमें किसी की याद आती है, स्मृति होती है। और आर्गुमेंटेटिव जिसमें क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, दो पक्षों को रखा जाता है जिसमें उसके परफेक्शन और इम्परफेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ये टेक्निकल टोन है इसमें, ठीक है ना, जिसमें फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन है वो दिखाया गया है, एज इट एज जैसा होता है वैसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ एसेंशियल। एसेंशियल का अपोजिट क्या है, फटाफट बताइएगा। अपोजिट ऑफ एसेंशियल क्या है? बेनिफिशियल, कंपल्सरी, अननेसेसरी और नेचुरल, ठीक है ना। एसेंशियल का अपोजिट क्या हो जाएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज? एसेंशियल का मतलब आवश्यक दिखाया गया है पैसेज में, ठीक है ना। और जो कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, अननेसेसरी। आवश्यक का विलोम शब्द क्या होता है, अनावश्यक। तो जिनका राइट आंसर है अननेसेसरी, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हमारे दो इजीएस्ट और पैसेज हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव। अब हमारे पास में एक छोटा सा आर्गुमेंटेटिव पैसेज और अपने यहाँ पे नोट किया है, जो कि ओपिनियन बेस्ड होता है, ठीक है ना, जो कि ओपिनियन बेस्ड होता है। इस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इनफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, सपोजिशन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, और वोकेब टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, और इनफेरेंस वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, टोन के क्वेश्चन बन जाते हैं, थीम के क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट मैंने यहाँ पर इजी क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है जिससे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो पहले मैंने छोटा सा रखा है, आगे चल के मैं इसको बड़े रूप में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए इसको पढ़ लीजिए पहले। टेक्नोलॉजी हैज अनडिनाइबली इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ, बट इट्स ओवर डिपेंडेंस हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स। यानी टेक्नोलॉजी जो है अनडाउटली क्या है, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव किया है टेक्नोलॉजी ने, लेकिन इसकी जो ओवर डिपेंडेंस है उसने स्टार्ट कर दिया है क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स हैं? फ्रॉम रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, एंड इंक्रीज मेंटल स्ट्रेस, इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी सीम टू बी ए डबल एज स्वॉर्ड, ये क्या है, डबल एज स्वॉर्ड बन गई है। चिल्ड्रन प्रेफर स्क्रीन, लोग यानी जो बच्चे हैं वो स्क्रीन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स कम कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स की अपेक्षा स्क्रीन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अडल्ट फेस डिजिटल फैटिग, और जो एडल्ट्स हैं वो डिजिटल फैटिग यानी कि
डिजिटली थकान महसूस कर रहे हैं। वाइल इट ऑफर एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी तो प्रदान कर रही है टेक्नोलॉजी, इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस टू एंश्योर होलिस्टिक वेलबींग। ठीक है ना, यानी कि इसको क्या करना है, मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, जिससे कि ये होलिस्टिकली वेलबींग अच्छे तरीके से काम करे। तो यहाँ पर क्या है, आर्गुमेंटेटिव पैसेज है, ओपिनियन बेस है, क्रिटिकल वे में इसको लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आ गया है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्र भाव है, राइटर जो कहना चाहता है वो क्या बात कहना चाहता है। पहले दिया है टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल, टेक्नोलॉजी हार्मफुल है। दूसरा है टेक्नोलॉजी शुड बी अवॉइडेड, टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी हैज बोथ बेनिफिट्स एंड डाउन साइड्स, टेक्नोलॉजी के घाटे और फायदे दोनों होते हैं। तो बिल्कुल राइटर यही तो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी से फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। ठीक है, दोनों स्तर की बात कर रहा है राइटर। एक बार इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए, जिससे कि मैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ चलूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए प्रॉब्लम कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स में से इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है जो पैसेज में नहीं बताई गई है। ठीक है ना, एक बार पैसेज को देखिए ध्यान से, क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम है। मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है ना, डबल एज स्वॉर्ड है, और आउटडोर गेम्स खेलना बच्चे कम कर रहे हैं, डिजिटल फैटिग होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो नॉट मेंशन की बात हो रही है, मेंशन कौन कौन सी चीज नहीं है, तो डिजिटल फैटिग तो मेंशन है इसमें, रिड्यूस आउटडोर एक्टिविटी ये भी मेंशन है, लॉस ऑफ मेमोरी ये मेंशन नहीं है, मतलब यही क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इंक्रीज स्ट्रेस ये भी मेंशन किया गया है। केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, गुड, वेरी गुड। हाँ ओके, उषा कुमारी ऑप्शन सी, मंटू, निशा शर्मा, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। द फ्रेज डबल एज्ड स्वॉर्ड मीन्स, डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या है। मैंने इजी ऑप्शंस जो है मैंने जानबूझकर इजी रखे हैं। हम इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन थोड़े डिफिकल्ट भी कर सकते थे, बट क्योंकि केवल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आज की क्लास है, जिससे आप लोग समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो डबल ए स्वॉर्ड का मतलब क्या है, कोई वेपन यानी कोई हथियार, समथिंग विद गुड एंड बैड इफेक्ट्स, ठीक है ना, डेंजरस ओनली और कंप्लीटली बेनिफिशियल। तो डबल एज स्वॉर्ड क्या है, एक इडियम है, ठीक है ना, एक मुहावरा होता है, दो धारी तलवार, है ना, दो धारी तलवार, इधर करोगे तो भी लगेगी, इधर करोगे तो भी लगेगी। तो टेक्नोलॉजी क्या है, दो धारी तलवार है, कैसी चीज जिसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द राइटर्स टोन इन द पैसेज। इस पैसेज में राइटर की जो टोन है वो क्या है। पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, बायस्ड यानी बुराई कर रहा है, न्यूट्रल मतलब कोई मतलब नहीं है, इंडिफरेंट है, कॉजनरी यानी कॉजनरी का मतलब है सचेत कर रहा है, ह्यूमरस मतलब हास्यास्पद है। तो टोन के लिए आपको एक बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा और आप लोग समझिए राइटर क्या कह रहा है इसमें। टेक्नोलॉजी हैज अनडिनाइलेबली इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ, टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन लाइफ को बदला है, लेकिन इसकी जो ओवर डिपेंडेंसी है उसने नई नई समस्याओं को क्रिएट करना शुरू कर दिया है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गई है, और ये क्या है, टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार का काम कर रही है। बच्चे स्क्रीन पर खेलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स खेलना बंद कर दिया है, एडल्ट स्क्रीनिंग और थकावट महसूस कर रहे हैं। तो वाइल इट ऑफर्स, भले ही ये एफिशिएंसी दक्षता प्रोडक्शन बढ़ा रही है टेक्नोलॉजी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसको मेंटेन किया जाए, इसको बैलेंस किया जाए, जिससे कि होलिस्टिक वे में ये अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो यहाँ पर राइटर क्या कर रहा है बताइएगा, क्या कह रहा है। बायस बुराई कर रहा है तो बुराई नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, ह्यूमरस है, हंसी उड़ा रहा है, हंसी बिल्कुल नहीं उड़ा रहा है, कॉशनरी सचेत कर रहा है, क्या कर रहा है, सचेत कर रहा है सभी को, किस चीज को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके सचेत कर रहा है कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको इस तरीके से यूज करो जिससे फायदे भी हों और नुकसान भी ना हो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 5 है,
द वर्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का इस पैसेज में क्या मतलब है बताइएगा। वेस्ट ऑफ टाइम, डिलेड रिजल्ट, हाई प्रोडक्टिविटी, पावर कंजप्शन। ठीक है ना, एक बार देखिएगा एफिशिएंसी का मतलब क्या है। ये आपका एफिशिएंसी है, बताइएगा एफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट का क्वेश्चन है इस पैसेज का, एफिशिएंसी का मतलब छांटिए। ठीक है, कोशिश करिए बताने की जल्दी जल्दी से। चलिए, तो एफिशिएंसी का मतलब देख लेते हैं किसका आंसर आता है। एफिशिएंसी का मतलब है हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, हाई प्रोडक्टिविटी, इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई प्रोडक्टिविटी। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने क्या है, एफिशिएंसी बढ़ा दी है, दक्षता बढ़ा दी। दक्षता का मतलब प्रोडक्टिविटी, काम करने का जो बोल सकते हैं मास है, द्रव्यमान है, ठीक है ना, उसकी जो दक्षता है वो उसने बढ़ा दी है, बट उसमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे सिंपल फॉर्मेट वाले हो गए, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव, साइंटिफिक, ठीक है ना, और फैक्चुअल, ये तीनों तरीके के पैसेज किए। अब हम थोड़ा सा बड़ा पैसेज लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में ये मीडियम साइज का है, ठीक है ना, मीडियम बोल दीजिए, मिडिल साइज का बोल दीजिए, इतना आपका पैसेज आएगा ही आएगा। यानी इतना बड़ा पैसेज आएगा जिसमें आपके 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब ये क्या है, सोशल साइंस एनालिटिकल, यानी कि ये भी कैसा है, डिबेट वाला आपका पैसेज है, मतलब क्रिटिकल पैसेज है, या फिर हम बोलें इसको आर्गुमेंटेटिव पैसेज है ये। और आर्गुमेंटेटिव पैसेज ही डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आएगा। आपकी किस्मत अच्छी रही तो नरेटिव पैसेज आ सकता है, वैसे आर्गुमेंटेटिव पैसेज आएगा। पिछली बार भी आर्गुमेंटेटिव पैसेज ही आया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है ना। पिछली बार का पैसेज क्या था, मैं एक बार बताता हूं, पिछली बार का पैसेज क्या था। पिछली बार जो पैसेज था, कहाँ गया, पिछली बार के पैसेज में था, ट्रू इट इज द फंक्शन ऑफ द आर्मी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एबनॉर्मल टाइम्स, बट इन नॉर्मल टाइम्स देयर इज अनदर फोर्स दैट कंपेल सिटीजन टू ओबे द लॉ एंड एक्ट विद द रिगार्ड टू राइट ऑफ अदर्स। मतलब पहले वाला भी मैसेज जो पैसेज था वो क्रिटिकल था, एनालिटिक था, जिसमें ये कहा गया था कि ये सत्य है कि आर्मी लॉ एंड ऑर्डर को सही करने में जरूरी है एबनॉर्मल टाइम्स में, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा जरूरी है कुछ और चीज़ जो सिटीजन्स को कंट्रोल करती है। लेकिन एक दूसरी ताकत के बारे में यहाँ पर बात करी थी राइटर ने पिछली बार का जो एग्जाम था, तो इससे भी ज़्यादा ये उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ें या आप लोग डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम बाद में चलेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आया है इसमें, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जब आप लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्रिटिकल पैसेज है, फैक्चुअल पैसेज है, नरेटिव पैसेज है, ठीक है ना, आर्गुमेंटेटिव पैसेज है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर किसी भी पैसेज में कोई डेट नहीं हो, ठीक है, कोई टाइम नहीं हो, ओके, कोई प्लेस मेंशन नहीं किया गया हो किसी इंसिडेंट के लिए, ठीक है ना, फिलोसॉफिकल वे में बात की जा रही हो, कमेंटेटिव बात की जा रही हो, टिप्पणियां की जा रही हो, ड्रॉ एंड बैक्स और गुड एंड वेड, ये आइडियाज वहां पर क्रिएट किए जा रहे हो, ठीक है ना, अच्छी चीजें भी बताई जा रही हो, बुरी चीजें भी बताई जा रही हो, डेट टाइम प्लेस और एक स्टोरी लाइन नहीं हो, उसमें क्या है, कोई स्टोरी लाइन नहीं हो, तो समझ लेना कि ये ना तो डेस्क्रिप्टिव है ना फैक्चुअल है, ये आपका एनालिटिक, ये आपका आर्गुमेंटेटिव, ये आपका क्रिटिकल पैसेज है। और क्रिटिकल पैसेज के आंसर आपको सोच समझकर एनालिसिस करके देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल था। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इस आइडिया का, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो चलिए पढ़ लीजिए पहले इसको। सेंट्रल आइडिया के लिए हमको पहला पैराग्राफ और लास्ट का पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है, हमको सेंट्रल आइडिया निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, आप भले ही अंदर का मत पढ़िए, लास्ट का और पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, सेंट्रल आइडिया निकल के आ जाएगा राइटर ने किस पर बात की है। तो अर्बनाइजेशन इज ऑफन सीन एज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन की बात की गई है, हमें ये पता पड़ गया।
तो अर्बनाइजेशन क्या है? साइन ऑफ डेवलपमेंट, ये विकास का प्रतीक है। ए नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन एज कंट्रीज इवॉल्व फ्रॉम एग्रियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये एक नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके तहत जो कंट्री हैं, देश हैं, वो क्या करते हैं? एग्रियन, कृषि प्रधान देशों से इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में चेंज हो जाते हैं। मतलब कृषि प्रधान देश क्या बन जाते हैं? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या चीज है? ये अर्बनाइजेशन है, जिसके कारण ऐसा होता है। सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो जो सिटी है वो क्या करते हैं? बेटर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, ठीक है ना, यानी अवसर दे देते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या? शहर, एंड सोशल मोबिलिटी, और सामाजिक गतिशीलता मिलती है हमको शहरों के माध्यम से, ठीक है। हाउएवर, फिर भी अर्बनाइजेशन हैज आल्सो लीड टू न्यूमरस चैलेंजेस, लेकिन फिर भी शहरीकरण जो है उसके कई सारे क्या हैं? चैलेंज हैं, कई सारी समस्याएं हैं, उसके सामने कई सारी विपत्तियां सामने खड़ी हैं। द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पीपल, इन्फ्लक्स का मतलब बहुत ज्यादा तेजी से होना, तो लोगों की बहुत सारी गतिशीलता इनटू सिटीज, यानी लोग बहुत बड़ी तादाद में शहरों में जाते हैं, ठीक है ना, गांव से लोग शहरों में बड़ी तादाद में बढ़ते हैं, चलते रहते हैं हर समय। तो ये क्या करता है? ओवरवेल्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो बेस होता है शहरों का, वो भी बदल गया है, उस पर भी दबाव पड़ रहा है, ठीक है ना, जो बेसिक ढांचा है शहर का वो भी दबदबा सा रह रहा है। ये क्या कर रहा है? लीडिंग टू ए हाउसिंग शॉर्टेज, किसकी वजह से? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोगों का शहर की तरफ चला जाना क्या क्रिएट कर रहा है? हाउसिंग शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है। टैरिफ कंजेक्शन, यानी कि यातायात समस्याएं क्रिएट कर रहा है, यातायात बहुत हो गया है। पॉल्यूशन की समस्या बढ़ रही है, किससे? लोगों के शहर जाने से। और इनएडिकेट सैनिटेशन, और साफ सफाई की अव्यवस्था फैल रही है, ठीक है ना। दूसरा हमारा इसका जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है ऑन द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज, और सबसे ज्यादा जो खतरनाक समस्या है वो क्या है? इमरजेंस ऑफ ह्यूमन स्लम्स, इमरजेंस ऑफ अर्बन स्लम्स, अर्बन यानी शहरों में क्या होता है? जो झोपड़पट्टी झुग्गी वगैरह बन रही हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या का इसमें पॉइंट क्या है? मिलियंस लाइव्स विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर, यहाँ पर लाखों लोग बिना साफ सुथरे पानी के रहते हैं। हाइजेनिक लिविंग कंडीशन, ठीक है ना, और स्वच्छता के अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। दीज एरियाज ऑफन प्रोन टू डिसीज, ये जो एरिया हैं ज्यादातर बीमारियों से ग्रस्त रहती हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादातर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। एंड क्या है? लीक बेसिक एम्यूनिटीज, और जो जरूरत के संसाधन है, सामान्य से संसाधन है, ठीक है ना, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनसे भी दूर रहते हैं, वो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट वन ऑफ पॉवर्टी, समस्या सिर्फ गरीबी की नहीं है, बट ऑफ प्लानिंग, किसकी है? नियोजन की है। यानी समस्याओं को सुधारने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, नियोजन जो है, ठीक है ना, उसकी समस्या है, नियोजन नहीं हो पा रहा है। मेनी सिटीज इन डेवलपिंग नेशन, यानी जो डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश जिनको बोला जाता है, विकासशील देशों में बहुत सारे शहर ऐसे हैं एक्सपेंडेड विदाउट ए क्लियर अर्बन पॉलिसी, यानी विकासशील देशों में कुछ शहर ऐसे हैं जो बिना किसी अर्बन यानी कि शहरी पॉलिसी के बिना अप्रूवल के उनको बनाकर खड़ा कर दिया, उनके ढांचे को, शहरों के ढांचे को, या फिर एडिकेट गवर्नेंस, या फिर उन पर किसी तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है, प्रशासनिक रूपरेखा उसको नहीं दी गई है, बस शहर बनते चले गए अपने आप। सो रिजल्ट क्या है इस चीज का अपने आप शहर बनने से? कैओटिक ग्रोथ, अनियमितताएं बढ़ रही हैं, वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी, और बड़े जोर शोर से असमानता बढ़ रही है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण क्षरण, यानी पर्यावरण में हानि होना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचना।
तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एनोदर सीरियस कंसर्न, यानी पर्यावरण क्षरण एक और बड़ी समस्या है। ट्रीज आर फेल टू मेक वे, जो पेड़ हैं रास्ता बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। फॉर कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स, कंक्रीट बिल्डिंग्स के लिए काटे जा रहे हैं, रास्ते बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। कार्स एंड फैक्ट्रीज, कार और फैक्ट्री जो हैं पंप आउट पॉल्यूशंस, ये क्या करती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं हवा में, यानी ये वायु प्रदूषण फैलाती हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू रेस्पिरेटरी इलनेस, इससे श्वास संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। एंड क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन हीट आइलैंड्स मतलब शहरों में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ फैक्ट्री लगी होती हैं, ठीक है ना, कंपनी लगी होती हैं, तो वो सबसे गर्म जगह होती हैं जिनको सेंटर ऑफ द सिटी बोला जाता है, ठीक है ना। वियर सिटी सेंटर आर सिग्निफिकेंटली वार्मर, जो शहर के केंद्र बिंदु हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। देन सराउंडिंग रूरल एरियाज, जो आसपास के रूरल एरियाज हैं उनकी अपेक्षा शहर के जो मुख्य बिंदु हैं वो ज्यादा गर्म रहते हैं। आर एनोदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनरेगुलेटेड ग्रोथ, और शहर जो अनरेगुलेटेड शहर बन रहे हैं, बिना किसी पॉलिसीज के शहरों का निर्माण हो रहा है, ये उसका एक और परिणाम है। क्या कि शहर बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, शहर बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं। ये किसका रिजल्ट है, अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज का। इसके बाद में हमारा कंक्लूजन क्या है, इसमें कंक्लूजन ये है, समझिए कंक्लूजन में क्या दिया है। येट, फिर भी अर्बनाइजेशन आल्सो प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर भी शहरीकरण ऐसा है, फिर भी शहरीकरण हमें एक अवसर देता है, किस चीज का, विद प्रॉपर प्लानिंग, अच्छे तरीके से नियोजन करके। स्मार्ट सिटीज कैन इमर्ज कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी दोनों का समायोजन करके स्मार्ट सिटीज को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, स्मार्ट सिटी इमर्ज किए जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो सार्वजनिक वाहन है, ठीक है ना, हरित क्षेत्र हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट प्रबंधन जो सिस्टम है वो क्या कर सकता है, डिजाइन किया जा सकता है इस चीजों को लार्ज पॉपुलेशन एफिशिएंटली, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के उपयोग के लिए हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं। अल्टीमेटली द गोल शुड नॉट बी टू स्टॉप अर्बनाइजेशन, राइटर ये कह रहा है कि जो गोल है, उद्देश्य है, वो ये नहीं है कि अर्बनाइजेशन को रोक दिया जाए, वो अर्बनाइजेशन को रोकना नहीं चाहता, शहरीकरण को रोकने का मन नहीं है उसका, बट टू मैनेज इट वाइजली एंड ह्यूमनली, लेकिन वो ये चाहता है कि इसको अच्छे तरीके से नियोजित किया जाए, इंसानियत के तौर पे नियोजित किया जाए, जिससे कि इससे मानव जाति भी प्रभावित न हो, वातावरण भी प्रभावित न हो और किसी तरीके की समस्या भी न हो। अब हमने इस पूरे पैसेज को पढ़ लिया, तो इसमें राइटर क्या कह रहा है, इसमें कॉशनरी एलिमेंट देखने के लिए बन रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है सभी को कि जो अर्बनाइजेशन है उसमें समस्या क्या हो रही है, किस तरीके से चीज़ों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो ये हमारा एक क्रिटिकल पैसेज है, और ऐसा पैसेज अगर आ गया आपके एग्जामिनेशन में तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगाइएगा, लेकिन इसको सही करके आना, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने इजी क्वेश्चन बनाए हैं, अगला जो आपका सेशन होगा उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, अब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है हमें पता है, अर्बनाइजेशन चल रहा है, तो सिटीज आर अनहेल्दी प्लेसेज टू लिव, शहर रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। तो भाई ठीक है, वो कह रहा है कि रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, लेकिन ये इसका सेंट्रल आइडिया नहीं है। अर्बनाइजेशन शुड बी स्टॉप, वो लास्ट में उसने बोल दिया कि अर्बनाइजेशन को रोकना नहीं चाहता, ठीक है ना, तो ये भी आंसर नहीं है। अर्बनाइजेशन हैज बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन में बेनिफिट्स भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। व्हाट इज मेजर कॉज, मुख्य कारण क्या है अर्बन स्लम्स का, यानी कि जो शहरी झोंपड़पट्टी हैं, झुग्गी हैं, उनका मेजर कॉज क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग उनके पनपने का मेन कारण क्या है भाई बताइएगा। करप्शन, माइग्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, पुअर अर्बन प्लानिंग और इलिटरेसी। पैसेज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, पैसेज आप लोग एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मेजर कॉज ऑफ अर्बन स्लम, शहरी झोंपड़ झुग्गी जो हैं उनके पनपने का मेन कारण क्या है। पैसेज आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं फटाफट, ठीक है ना। चलिए
मेन कारण क्या है, कोशिश करें बताने की। 1-2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर डालें तो चलिए बता देता हूं, बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो करप्शन, यहां पर करप्शन की बात नहीं कही गई है ऑप्शन में, ठीक है ना, पैसेज में करप्शन का कोई मतलब नहीं आया है। माइग्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स का कोई मतलब नहीं आया है। इलिटरेसी, असाक्षरता का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये क्या है, पुअर अर्बन प्लानिंग, यानी जो शहरीकरण की जो नियोजन प्रणाली है, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग शहर बसने चाहिए, ठीक है ना, रेगुलेशन के तहत शहरों का निर्माण होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में क्या है, झोंपड़ झुग्गी बहुत हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म अर्बन हीट आइलैंड्स, द अर्बन हीट आइलैंड मैंने आपको समझाया था जब पैसेज कराया था, ये किस चीज के लिए रेफर करता है, टूरिस्ट रिसोर्ट इन सिटीज, तो टूरिस्ट रिसोर्ट को नहीं करता। आइलैंड दैट डेवलप ड्यू टू फ्लड, ऐसे आइलैंड जो बाढ़ की वजह से डेवलप हो गए हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओवर हीटेड अर्बन एरियाज, यानी शहरी क्षेत्र में ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा गर्म है, ड्यू टू कॉन्क्रीट एंड पॉल्यूशन, कंक्रीट रोड की वजह से, कंक्रीट बिल्डिंगों की वजह से और प्रदूषण की वजह से शहर के जो मुख्य बिंदु है, मिड एरिया ऑफ द सिटी बहुत ज्यादा गर्म होती है, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, उसी को यहाँ पर कहा गया है अर्बन हीट आइलैंड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के चैलेंज के रूप में, शहरीकरण के चैलेंज के रूप में क्या चीज शामिल नहीं है। तो पैसेज मैंने आपको दिखाई दिया है, पैसेज ये रहा, पढ़ने में टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना, आप बाद में इसको आराम से पढ़ लेना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो पुअर एजुकेशन फैसिलिटी, यहाँ पर एजुकेशन की कोई बात नहीं की गई है पैसेज में, तो ये शामिल नहीं है, ठीक है ना। पॉल्यूशन शामिल है, हाउसिंग शॉर्टेज शामिल है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन, साफ सफाई, ये भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोन ऑफ द ऑथर इन दिस पैसेज, यानी कि इस पैसेज में ऑथर की टोन क्या है। तो ऑथर ने इस पैसेज में किस चीज पर बात करी है, उसने शहरीकरण पर बात करी है, शहरीकरण के दुष्प्रभाव, शहरीकरण में दुष्प्रभाव होने के कारण क्या है, शहरीकरण में दुष्प्रभाव होने को कैसे रोका जाए, ठीक है ना, और शहरीकरण के फायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, इन चीजों पे बात की है उसने। तो ह्यूमरस नहीं है, ठीक है ना, सार्कास्टिक, व्यंग नहीं किया उसने शहरों पर, ठीक है, एनालिटिक किया, यानी कि विश्लेषण किया है उसने, तो विश्लेषणात्मक यहाँ पर टोन है उसकी। नेक्स्ट है द वर्ड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन इन द पैसेज मोस्ट डियरली मिस, तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, पैसेज पर आ जाइए। डिग्रेडेशन यहाँ पर है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है ना, पैसेज में दिया गया है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखिए अब यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा डिग्रेडेशन का, देख लीजिए आप लोग। एनवायरमेंटल आ गया भाई, कहाँ है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इसको आप पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अनदर सीरियस कंसर्न, यानी पर्यावरण क्षरण, पर्यावरण क्षरण का मतलब ये है पर्यावरण में नुकसान होना एक और गंभीर समस्या है। तो पॉल्यूशन, डेवलपमेंट, इशोलेशन और ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब नहीं है, इशोलेशन से भी मतलब नहीं है, विकास से भी मतलब नहीं है, पर्यावरण क्षरण से मतलब है। और पर्यावरण क्षरण क्या होता है, प्रदूषण होता है, क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण की ही तो बात करी गई है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम लाइज इन, पैसेज के अकॉर्डिंग जो अर्बन प्रॉब्लम है, शहरी समस्याएं हैं, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहला दिया है स्टॉपिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को रोक देना, तो औद्योगिकरण को रोकने की बात नहीं करी है ऑथर ने। रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या को घटा देना, ये भी बात नहीं की है। प्लानिंग सिटीज स्मार्टली, शहरों को स्मार्टली प्लान करना है, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शहर बसाने हैं, ऐसा नहीं है कि जहां पर चाहा वहां शहर बना दिए,
इसी की वजह से झोंपड़ झुग्गी जो है वो ज्यादा बन रही है शहरों में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं पोइटिक स्टैंजा पे, ठीक है ना। पोइटिक पैसेज भी आपके पूछे जाते हैं, पोइटिक पैसेज नहीं, इनको पोइटिक स्टैंजा बोला जाता है, ठीक है ना, अनसीन पोइटिक स्टैंजास। तो बेसिकली ये एलटी ग्रेड में सिलेबस में दिया गया है, यूके पीएससी में सिलेबस में दिया गया, कुछ और एग्जामिनेशन उनके सिलेबस में है पोइटिक स्टैंजास। तो पोइटिक स्टैंजा आएगा कहां से, पहला क्वेश्चन ये है कि आएगा कहां से, ठीक है ना, पोइटिक स्टैंजा आएगा कहां से, हम कहां से पढ़ें। तो जिनके सिलेबस में पोइट्री है, आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब राइटर हैं, जो प्रिस्क्राइब पोएम है, वहां से तो कम आएगा। जो प्रिस्क्राइब राइटर हैं, उन राइटर की जो पॉपुलर पोएम्स हैं, उनके स्टैंजाज को आपके अनसीन पोएटिक स्टैंजाज में इवॉल्व कर दिया जाता है। तो जरूरी ये है कि जो पॉपुलर पोएम्स हैं आपके ऑथर्स की, प्रिस्क्राइब ऑथर्स की, उन पॉपुलर पोएम्स को पढ़ लीजिए, जिससे आपको उनकी टोन, पोएट का एक्सप्रेशन और उसमें किस वर्ड का क्या मतलब है ये आपको पता पड़ जाए। वैसे तो अनसीन का मतलब अनसीन ही होता है, अनदेखा होता है, वो तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि जो प्रिस्क्राइब ऑथर है, उन्हीं ऑथर के जो अनप्रिस्क्राइब वर्क हैं उसमें से आपके पैसेज आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, ये पैसेज हमने लिया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये पोएम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 1-2 दिन में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टैंजा हमारा ये है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब ये पोएम आपने पढ़ी होगी तो आप समझ जाओगे, नहीं पढ़ी होगी तो जितना स्टैंजा दिया है इसी के बेस पर आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स कैसे हैं, लवली हैं, डार्क हैं और डीप है। तीनों ही चीजें एसोसिएट कर रही हैं किससे, ब्यूटी से। इससे एसोसिएट कर रही हैं ब्यूटी से, क्योंकि जंगल कैसे होते हैं, डार्क डीप होते हैं, लेकिन यहाँ पे लवली और लगा दिया, मतलब सुंदर की बात हो रही है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, यहाँ पर उसने कोई वादा किया है, टू कीप मतलब कंटिन्यू करने का, किसी काम को कंटिन्यू करने का यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया है, ठीक है ना। एंड माइल्स टू गो, और बहुत दूर तक उसको जाना है, माइल्स टू गो का मतलब यहाँ पर कैरी ऑन का है, ठीक है ना, किसका है, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यूस, यहाँ पर भी कैरी ऑन करना है उसको। बिफोर आई स्लीप, मेरे सोने से पहले। तो पोएट्री में बेसिकली अगर सोने की बात आ जाए तो सोना एक मेटाफर है, स्लीप एक मेटाफर का काम करती है, किसके लिए, डेथ के लिए, ठीक है ना। स्लीप क्या है, डेथ के मेटाफर के रूप में काम करती है ज्यादातर है पोएट्री में, चाहे वर्ड्सवर्थ की पोएट्री हो, इलियट की पोएट्री हो, किसी की भी पोएट्री हो, स्लीप का मतलब लास्ट में डेथ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट कह रहा है एंड माइल्स टू गो, और मुझे चलना है अभी अभी मरने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है, मतलब उसे बहुत कुछ करना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अगेन। तो अब इसके क्वेश्चंस को देख लीजिए। व्हाट डू द वुड्स सिंबलाइज, जो वुड है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, डार्कनेस को। अब पोइट्री की लैंग्वेज को आप हमेशा याद रखिएगा, पोइट्री की लैंग्वेज में जो शब्द जैसा दिया है उसका मतलब वैसा नहीं होता है, डार्क दिया है तो उसका मतलब डार्क नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाट डू द वुड सिंबलाइज, वुड किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं, डार्कनेस को, कंफर्ट एंड ब्यूटी को, फियर को, सोसाइटी को। तो यहाँ पर क्या है, इस पोएम में जो वुड है वो उसको लवली लग रहा है, और जो चीज लवली लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, वो कंफर्ट एंड ब्यूटी प्रदान करती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज स्लीप मेटाफोरिकली रेफर्स टू। तो स्लीप को मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि पोएट्री में स्लीप एक यूनिवर्सल मेटाफोर है, किसका, डेथ का, ठीक है ना, मरने का, मृत्यु का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डेथ। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन जो रिपीट हो रही है कौन सी वाली, ये वाली, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे मीलों तक जाना है सोने से पहले, मुझे मीलों तक जाना है सोने से पहले, मतलब मुझे बहुत कुछ करना है मरने से पहले। तो द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट लाइन शोज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्लियर बात हो रही है, हेजिटेशन भी बिल्कुल नहीं है, एम्फेसिस ऑन ड्यूटी, उसका कोई काम अधूरा रह गया है, उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए वो जोर दे रहा है अपनी बात पर। अगला क्वेश्चन है, द पोएट्स एटीट्यूड कैन बी डिस्क्राइब, पोएट का जो एटीट्यूड है पोएम में वो कैसा दिख रहा है, इररिस्पॉन्सिबल है वो,
गैर जिम्मेदार है तो भाई गैर जिम्मेदार तो नहीं है, वो स्पष्ट कह रहा है उसे बहुत कुछ करना है। लॉन्गिंग फॉर रेस्ट, आराम चाहता है, आराम नहीं चाहता वो। ड्यूटीफुलनेस एंड और, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। वो ड्यूटीफुल है, उसे बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में, अभी मरने से पहले उसको बहुत कुछ करना है। ठीक है, चलिए उषा कुमारी, मंटू, ओके वेरी गुड। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, अब हमारे पास एक और पोएटिक पैसेज है। मैंने आपको बता दिया कि आपके सिलेबस में जो राइटर्स हैं उनकी पोइट्री जो प्रिस्क्राइब नहीं है आपके सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन आएंगे। हालांकि प्रिस्क्राइब वर्क को तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम आपके ड्रामा में आपके सिलेबस में अगर नहीं है तो जो नहीं है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है तो वहां से पैसेज आ सकता है। तो ओ टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ की एक इम्पोर्टेंट लिरिकल ओड है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लाइनें हमने ली हैं, जहाँ में दिया गया है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ओ ड्यूटी इफ द नेम देयर, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में इसके आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है whom is the poet addressing in the poem। इस पोएम में पोएट जो है वो किसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ओ ड्यूटी, किसको एड्रेस कर रहा है, ड्यूटी को एड्रेस कर रहा है डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, कोई आंसर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्यूटी। अब ड्यूटी का जो फंक्शन है वो क्या है। देखिए अगर फैमिलियर पैसेज है तो आप आइडेंटिफाई कर ही पाओगे, फैमिलियर पैसेज नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई रेफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले आप उसके 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 5 क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में दिया गया होता है। आंसर के तौर पे whom is the poet addressing in the poem, इस पोएम में पोएट किसको एड्रेस कर रहा है। अब नंबर से चल रहे हैं क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी यहां पर हमें पता पड़ गया कि ऊपर वाले में एड्रेस किसको किया गया होगा, ड्यूटी को, तभी तो उसने फंक्शन किसके पूछे हैं, ड्यूटी के। तो एक थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है पोएटिक स्टैंजाज को सॉल्व करने में, ठीक है। नंबर से क्वेश्चन को फटाफट देख लेना, किस क्वेश्चन में क्या, किस क्वेश्चन में क्या, किस क्वेश्चन में क्या, क्योंकि स्टैंजाज के जो क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, लगभग एक का आंसर दूसरे में आपको मिलने की पॉसिबिलिटी 90% रहती है, ठीक है। तो whom is the poet addressing, ड्यूटी को। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्यूटी। अब ड्यूटी के फंक्शन देखने हैं तो आपको यहां पर आना पड़ेगा। तो ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ईस्टर्न डॉटर का मतलब है कठोर, ठीक है ना, जिद्दी। तो ये कौन है, वॉइस ऑफ द गॉड, गॉड की आवाज की डॉटर है, ईस्टर्न डॉटर है, बहुत जिद्दी अकड़ेल डॉटर है। ओ ड्यूटी, हे ड्यूटी, इफ दैट नेम दाउ लव, अगर तुमको ये नेम पसंद है, हु आर्ट अ लाइट, हु आर्ट अ लाइट, क्योंकि तुम क्या हो, तुम एक लाइट हो, टू गाइड, गाइड करने के लिए कौन हो तुम, रोशनी का काम कर रही हो, पथ प्रदर्शक हो। ए रॉड, रॉड का मतलब क्या है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेकर हो, ठीक है ना, मतलब लोगों के करप्शन को, लोगों की मिस्टेक्स को सुधारती हो तुम, डिसिप्लिन मेकर हो। टू चेक द एरिंग्स, लोगों की गलतियों को चेक करती हो। एंड रिप्रूव, और उनको सुधारती हो। दाउ हु आर्ट विक्ट्री, तुम कौन हो, तुम ही विक्ट्री हो, एंड तुम ही लॉ हो, यानी कायदे कानून और जीत सब कुछ तुम ही हो। तो हमें यहां तक आंसर मिल गया होगा अगले क्वेश्चन का। तो टू पनिश द विकेट का काम क्या है, विकेट लोगों को पनिश करना। टू ब्लेस द नोबल्स, अच्छे लोगों को ब्लेस करना। टू गाइड एंड करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये ड्यूटी का काम क्या है, ड्यूटी का काम है टू चेक द एरिंग्स, यानी कि गलतियों को चेक करना और गाइड करना, ये क्या है, इसका काम है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु आर द ग्लेड हर्ट्स, ग्लेड हर्ट्स कौन है, हु आर द ग्लेड हर्ट्स मेंशन इन द लास्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा में ग्लेड हर्ट्स कौन है, तो उसके लिए चेक करिएगा। दाउ हु आर्ट विक्ट्री एंड लॉ व्हेन एम्प्टी टेरर ओवरवेज, यानी कि तुम कौन हो, तुम ही विक्ट्री हो, तुम ही लॉ हो, जब हमें एम्प्टी टेरर्स यानी खोखले जो डर होते हैं वो डराने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम वेन टेम्पटेशन, और खाली जो हमें टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन जो लालच होता है उससे हमें मुक्ति दिलाती हो, डोस्ट सेट फ्री, हमको फ्री करती हो। एंड काम्स्ट
और हमें क्या करती है, काम्ड द weary strife ऑफ द फ्रेल ह्यूमैनिटी, और थकी हारी जो मानवता है, थकी हारी जो मानवता जाती है, ठीक है ना, उनके दुख दर्दों को भी तुम दूर करती हो। और आगे बोल रहा है देयर आर हु, कुछ लोग ऐसे भी हैं, आस्क नॉट इफ दाइन आई बी ऑन देम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनको देख रहा है या नहीं देख रहा है। हु इन लव, जो अपने प्रेम में, एंड ट्रुथ, सच्चाई से, वेयर नो मिसगिविंग इज, यहाँ पर किसी तरीके की मिसगिविंग्स मतलब उनके अंदर कोई कमियां नहीं होती, इज रिले अपॉन द जेन्युइन सेंस ऑफ यूथ, क्योंकि वे जवान है और बिल्कुल ईमानदारी से सारे काम कर रहे हैं। ग्लेड हर्ट्स, कैसे हैं ये, ग्लेड हर्ट, प्रसन्न दिल आदमी है, ठीक है ना, खुश मिजाज दिल है उनका। विदाउट रिप्रोच और ब्लड, जिनके अंदर कोई कमी कोई द्वेष भावना नहीं है। वाई डू हु डू दाई वर्क एंड नो इट नॉट, जो तुम्हारा काम भी करते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी भी करते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बस वे अपने आप में काम करते रहते हैं। मतलब बिना जाने बिना बताए भी कुछ लोग अपने कर्तव्य को पूरा करते रहते हैं। वे लोग कौन होते हैं, खुश मिजाज लोग होते हैं। तो यही तो पूछा है उसने कि खुश मिजाज कौन है, खुश मिजाज कौन है, ग्लेड हर्ट्स कौन है, सेंट्स यहाँ पर नहीं है खुश मिजाज। इनोसेंट यूथ, मासूम जो यूथ हैं वो हैं हु फॉलोज ड्यूटी नेचुरली, जो नेचुरल वे में अपने आप ड्यूटीफुल काम कर रहे हैं। व्हाट इज द टोन, इसकी टोन क्या है इस पोएम की, पूरी पोएम मैंने आपको पढ़ा दी। तो मॉकिंग नहीं है, रेवरेंट एंड रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव भी है रेवरेंट भी, दोनों तरीके की टोन है यहाँ पे, ठीक है। अगला है हमारा यूलिसिस। यूलिसिस मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई दिया है पेड क्लास में, ठीक है। तो इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाई दिस स्टिल हर्थ अमोंग दीज बैरन क्रेक्स मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, ठीक है ना। यहाँ पर इतना पढ़ लीजिए, एक स्पीकर है वो ये कह रहा है कि इसमें कोई फायदे की बात नहीं है कि एक आइडल किंग बिना काम का, ठीक है ना, मतलब ठलुआ बिना काम का, बाई दिस स्टिल हर्थ, आग के पास बैठा हुआ, ठीक है ना, एक ठलुआ आदमी है, राजा है, उसके लिए कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। अमोंग दीज बैरन क्रेक्स, इन पहाड़ियों के बीच में कोई घर बना हुआ है, मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, जो अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ में हाथ सेक रहा है। यानी कि इसमें कोई फायदे की बात नहीं है कि ऐसे राजा के लिए जो अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ में आग के पास अपनी पहाड़ियों पर बने हुए घर पे और हाथ सेक रहा है, इसमें कोई फायदे की बात नहीं। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट स्पीकर रिग्रेट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जो पोएट है वो किस चीज पे रिग्रेट कर रहा है। हिज मैरिज, अपनी शादी पर कर रहा है। हिज ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज पे कर रहा है। हिज लाइफ ऑफ किंगशिप विदाउट एडवेंचर, शुरुआत में वो यही तो कह रहा है कि इसमें कोई फायदे की बात नहीं है कि एक राजा आइडल है, बिल्कुल निठल्ला बैठा हुआ है अपनी बीवी के साथ में और हाथ सेक रहा है आग के पास बैठ के, इसमें कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। आई मेड एंड डोल अनइक्वल लॉज ऑन टू अ सेवेज रेस, मैंने सेवेज रेस यानी अनसिविलाइज लोगों पर शासन किया, उनके लिए रूल्स बनाए, कायदे कानून बनाए, ठीक है ना, यही सब कुछ तो मैं यहाँ पे करता रहा हूँ अब तक। दैट होड, जो क्या करते हैं, होड़ करते हैं, होड़ मतलब धन इकट्ठा करते हैं, एंड स्लीप, और सोते रहते हैं और खाना खाते हैं, नो नॉट मी, जो मुझे जानते तक भी नहीं है, ठीक है ना, जो मुझे जानते तक भी नहीं है। तो वाट डज, कहाँ है, वाट डज ड्रिंक लाइफ, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, तो वो क्या है, हिज लाइफ ऑफ किंगशिप विदाउट एडवेंचर, वो अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस है, किस लिए, क्योंकि उसकी लाइफ का जो एडवेंचर है वो खत्म हो गया है, ठीक है ना, वो घूमना चाहता है, रोम करना चाहता है। वाट डज ड्रिंक लाइफ टू द लेस, इसका मतलब क्या है, तो ये बहुत ही फेमिलियर बहुत पॉपुलर फ्रेज है जिसका मतलब होता है अंतिम क्षण तक जीते रहना, ठीक है ना, टू एंजॉय लाइफ टू द लास्ट ड्रॉप। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। What does the speaker imply about the people he rule, अपने लोगों को किस तरीके से वो इम्प्लाई कर रहा है, कैसे लोग हैं उसके, तो वो कह रहा है सेवेज रेस, कैसे हैं, सेवेज, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड लोग हैं। आप लोगों ने यूलिसिस तो पढ़ी होगी ना, तो यूलिसिस अपने लोगों को क्या बोलता है, अनसिविलाइज्ड लोग बोलता है। दे आर लविंग एंड कल्चर, लविंग एंड कल्चर नहीं है। दे आर नोबल एंड वाइज, वाइज भी नहीं है। दे आर डल एंड अननोइंग, वे लोग ऐसे हैं जो डल हैं, ठीक है ना, अनसिविलाइज्ड
और अननोइंग, और वे उसको जानते भी नहीं है, ठीक है ना, अपने राजा के बारे में कुछ नहीं जानते। द ओवरऑल टोन ऑफ द स्पीकर इन द पोएम इज, पूरी पोएम में स्पीकर की जो टोन है वो कैसी है, कंटेंट है एंड काम, तो कंटेंट है और काम नहीं है। वो एंड रेस्टलेस, क्योंकि वो अपने घर पर बोर हो चुका है, उसको रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, वो दूर कहीं जाना चाहता है, ठीक है ना, वो दूर कहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे जाना चाहता है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम टेबल, मैं अपनी यात्राओं से रुक नहीं सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, और मैं तब तक यात्राएं करता रहूंगा, तब तक एडवेंचरस लाइफ जीता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। लाइफ टू द लीस्ट का मतलब है कि जब तक जिंदगी का आखिरी क्षण नहीं आ जाएगा तब तक। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, जिंदगी में हमेशा मैंने एंजॉय किया है, ग्रेटली, ठीक है ना, खुलकर एंजॉय किया है। हैव सफर्ड ग्रेटली, और मैंने बहुत समस्याएं झेली हैं। बोथ विद दोस्त दैट लव्ड मी, उन सभी लोगों के साथ में भी झेली हैं जो मुझे प्यार करते थे। एंड अलोन, और उस समय पर भी झेली हैं जब मैं अकेला चल रहा था, और ऐसी जगह पर झेली हैं जो समुद्र के किनारे पे थी, मतलब समुद्र में थी। एंड वेन थ्रो स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइट्स, और उस समय पर जब स्कडिंग ड्रिफ्ट्स यानी खतरनाक ड्रिफ्ट्स के बीच में, रेनी हाइट्स, हाइट्स क्या है, हाइट्स ग्रीक माइथोलॉजी से संबंधित थे। इट इज अ रेफरेंस ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स दैट आर एसोसिएटेड विद द स्टोर्मी रेन्स, यानी कि तूफानी जो बारिश होती है उसको लाने वाले जो क्लस्टर होते हैं, तारों का जो समूह होता है, उनको ग्रीक माइथोलॉजी में हाइट्स बोला गया है। तो जो हाइट्स है वो पानी के तूफान को लेकर आता था, समुद्र की उन लहरों के बीच में भी मैंने अपने आप को देखा है। वेक्स द डिम सी, आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हर्ट, मच हैव आई सीन एंड नॉन, यानी मैंने इतनी यात्राएं करी हैं, इतने साहसिक एडवेंचर पे गया हूं कि अब मैं एक नाम बन गया हूं, मुझे किसी की पहचान की कोई जरूरत नहीं है, लोग मुझे दूर दूर तक जानते हैं। तो ये यूलिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज था, ठीक है ना, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। तो आज की क्लास में हमने इसका पूरा कंप्लीटली ओवरव्यू देख लिया, किस तरीके से आपके पैसेज आएंगे, किस तरीके से प्रोज पैसेज आएंगे, किस तरीके से पोएटिक पैसेज आएंगे, कैसे आपको आंसर देना है, ठीक है ना। थोड़ा 19-20 तो हो ही जाता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से लेकर आऊंगा अच्छे अच्छे पैसेज, अच्छे अच्छे पोएटिक स्टैंजास एक्सप्लेन भी करेंगे साथ ही साथ, और क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार फिर से रिमाइंड करता हूं, जो कैंडिडेट पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वे इस कोड को नोट कर लें, FESTIVE2025, कोई गैप नहीं है बीच में, ठीक है ना। RR अकेडमी FZD पर, RR अकेडमी FZD ऑफिशियल, ध्यान से देखिएगा, RR अकेडमी FZD ऑफिशियल, दो एप्लीकेशन है। RR अकेडमी FZD पर किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अप्लाई कूपन कोड का नंबर आता है, तो आप इस कूपन कोड को लिख दीजिएगा, उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपको इंस्टेंटली ₹499 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। किसी भी कोर्स में अप्लाई कर दीजिए, उस एप्लीकेशन पर जितने कोर्स हैं, अगर अप्लाई नहीं हो रहा हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस पर इनेबल कर दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।